हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? जल्दी से आ जाइए ताकि हम अपनी साइको की क्लास स्टार्ट करें। यस फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन साइको क्लास। जल्दी से आ जाइए ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। और आज का जो साइको का टॉपिक है वो है लर्निंग। ठीक है, हम कुछ टॉपिक्स कर चुके हैं साइको से रिलेटेड, अवस्थाएं कर चुके हैं बाल विकास की। ठीक है, बाल विकास की सारी अवस्थाएं हमारी हो चुकी हैं। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है लर्निंग। ठीक है, लर्निंग। अब लर्निंग पे जो बेस रहेगा साइको की क्लास में, लर्निंग से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। जो सारे सिद्धांत हैं वो सारे सिद्धांत किस में होते हैं, जैसे कोहलबर्ग का है, थॉर्नडाइक का है, पेवलोव का है। ये सारे सिद्धांत जो हैं लर्निंग पे ही बेस्ड हैं और यही लर्निंग पे क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस लर्निंग के बेस पे आते हैं। ठीक है, तो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं लर्निंग। सबसे मेन बात कि लर्निंग कहते किसे हैं। ठीक है, लर्निंग होती क्या है। अब लर्निंग का मतलब, अगर मैं हम कहें कि लर्निंग का मतलब क्या होता है, लर्निंग को हिंदी में क्या बोला जाता है? अधिगम बोला जाता है। क्या? अधिगम। अधिगम वर्ड आते ही हमें थोड़ा सा अजीब लगने लग जाता है कि अधिगम क्या होता है। तो अधिगम क्या होता है, लर्निंग को हम यहाँ डिफाइन करते हैं दो अर्थों में, यानी कि एक संकीर्ण अर्थ में और एक व्यापक अर्थ में। ठीक है, संकीर्ण अर्थ में और व्यापक अर्थ में। अगर पूछा जाए कि इसका सीधा सीधा मीनिंग बता दो लर्निंग का क्या होता है, तो लर्निंग का सीधा सीधा मीनिंग क्या होता है? सीखना। ठीक है, लर्निंग का सीधा मीनिंग क्या होता है? सीखना, किसी भी चीज को सीखना। अब व्यापक का क्या मतलब होता है? ये ऐसी लाइन, ग्रीन लाइन ऐसी लग गई है। ठीक है, व्यापक अर्थ में अगर बोला जाए कि लर्निंग किसे कहते हैं, तो लर्निंग किसे बोला जाएगा? व्यवहार में परिवर्तन को। व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, ये चीज हम अभी तक करते आ रहे हैं कि व्यवहार में परिवर्तन हो गया तो इसका मतलब क्या है? वो हमारी लर्निंग ही है। ठीक है, क्या है? वो हमारी लर्निंग है। अब लर्निंग, ये तो हमें पता है कि अगर मैं कहूँ कि लर्निंग की विशेषताएं बताओ, सीखने की विशेषताएं, तो सीखना कई टाइप से होता है। पहले हम सीखने को अच्छे से सीख लेते हैं कि किस किस टाइप में होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई अनपढ़ है तो वो सीख नहीं रहा, लर्निंग तो वो भी कर रहा है। ठीक है, यानी कि लर्निंग जो है वो जन्म से लेकर, जन्म से पहले से ही प्रोसेस शुरू हो जाता है और एंड तक हम लर्निंग करते रहते हैं। कुछ ना कुछ हमारी लर्निंग होती रहती है। ठीक है, अब एक बात, अगर मैं कहूँ कि व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, लर्निंग क्या होती है? चेंज इन बिहेवियर। बट बिहेवियर में चेंजेस कई और कारणों से भी आते हैं। अगर मान लो कि बुखार हो जाता है, ठीक है, बुखार हो जाता है तो स्वभाव कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा सा हो जाता है। नेचर हमारा क्या हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। बट वो जो स्वभाव है वो परमानेंटली नहीं होता है, वो कुछ टाइम के लिए होता है। तो कुछ टाइम के लिए जो हमारा नेचर चेंज हो गया उसको हम क्या बोलते हैं? अस्थायी परिवर्तन बोलते हैं। क्या होता है वो? अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन। बट ये ध्यान रखना है कि जो लर्निंग में परिवर्तन होगा, जो लर्निंग में परिवर्तन होगा वो अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है। लर्निंग में अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है। व्यवहार में परिवर्तन तो होता है लर्निंग में, पर कौन सा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? स्थायी। ठीक है, व्यवहार में कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? स्थायी परिवर्तन। जो स्थायी परिवर्तन है, यानी कि जो हमेशा के लिए परिवर्तन है, उसको हम क्या बोलते हैं? कि परमानेंट चेंज। चेंज इन बिहेवियर, बट वो कैसा चेंज होगा? परमानेंट चेंज होगा। ठीक है, अब बात आती है
कि स्थायी परिवर्तन किस किस बेस पे हो सकते हैं। ठीक है, स्थायी परिवर्तन का बेस कौन कौन सा है। अब देखो, अगर हम बोलें स्थायी परिवर्तन किस किस बेस पे हो सकता है, अनुभव के बेस पे। ठीक है, अनुभव के बेस पे। अब अनुभव के बेस पे कैसे हो सकता है स्थायी परिवर्तन, अनुभव के बेस पे कैसे, एक्सपीरियंस कैसे करवाता है स्थायी परिवर्तन। अब मान लो एक छोटा बच्चा आग के पास चला गया, या उसने गर्म कोई चीज को हाथ में ले लिया। अब गर्म चीज जैसे ही हाथ में आएगी तो उसका हाथ जल जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम उसने सबक ले लिया कि गर्म चीज को हाथ नहीं लगाना, छोटा बच्चा या कोई भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आग के पास जाने से उसको डर लगेगा, या ये लगा लो कि वो गर्म चीज को हाथ में लेने से डरेगा, कि उसके पास एक्सपीरियंस हो चुका है कि हाँ इससे हाथ जल जाता है। ठीक है, अब एक बच्चा है बेड से गिर जाता है, बेड से गिर गया तो नेक्स्ट टाइम वो बेड के कॉर्नर पे जाके रुक जाएगा, बेड के कॉर्नर पे जाने से पहले ही रुक जाएगा, क्योंकि उसको पता था कि मैं यहाँ से गिर गया। तो वो आवाज़ लगाने की कोशिश करता है कि यहाँ से आके उठा लो। ठीक है, हम नहीं समझ पाते बच्चा क्या कह रहा है, बट ये क्या करता है बच्चा, जब फर्स्ट टाइम मतलब कि जैसे ही उसको थोड़ी सी समझ आती है, वो गिर गया है, नेक्स्ट टाइम वो थोड़ी दूर जाके, जिसके घर में बच्चे हैं ना वो देख भी लेना, वो क्या करते हैं थोड़ी दूर जाके रुक जाता है कि अब मेरे को किसी तरह से उठा लिया जाए। ठीक है, तो एक्सपीरियंस जो होता है, अनुभव जो होता है, अनुभव से क्या हो सकता है, हमारे पास व्यवहार में चेंजेस आ जाता है। ठीक है, और कौन सा चेंजेस आता है, परमानेंट चेंज आता है, स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अब एक बात, फर्स्ट थिंग हमने क्या लिखी थी कि लर्निंग क्या है, व्यवहार में चेंज, व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, ये ख नहीं है, र और व है। कौन कौन से, किस किस माध्यम से, प्रशिक्षण से, अनुभव व अभ्यास। ठीक है, प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास के फलस्वरूप क्या होता है, ये परिवर्तन होता है। ठीक है, प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास के फलस्वरूप ये क्या होता है, परिवर्तन होता है। फलस्वरूप मतलब कि इन चीज़ों पर बेस्ड होता है। और क्या हो गई इसमें बात, कौन सी आ जाती है कि जो व्यवहार में चेंज आएगा, ये कैसा चेंज होता है, स्थायी परिवर्तन। ठीक है, स्थायी परिवर्तन। तो कौन कौन से आ जाएंगे इसमें 3 चीजें आ गई हमारे पास। कौन कौन सी, व्यवहार में परिवर्तन, किसके बेस पे, प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास के। अगर हम लर्निंग की डेफिनेशन पूछें तो इन तीनों को हम एक ही लाइन में कह सकते हैं कि प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास के आधार पर, या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, लर्निंग कहा जाता है, सीखना कहा जाता है। ये उसका व्यापक अर्थ है। ठीक है, लर्निंग का व्यापक अर्थ पूछा जाए तो व्यापक अर्थ क्या हो जाएगा, व्यवहार में प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास के फलस्वरूप स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाएगा, लर्निंग बोला जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि स्थायी परिवर्तन ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है कि स्थायी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अभी मैंने बोला था बीमार हो गई, अब मैं बीमार हो गई तो स्वभाव कैसा हो गया, चिड़चिड़ा हो गया। व्यवहार में परिवर्तन तो हुआ बट वो परमानेंट नहीं हुआ। ठीक है, अगर अच्छा मैं ये फटाफट से बताओ मुझे कि अगर एक बच्चे ने चोरी करना सीख लिया, क्या उसने लर्निंग की है? एक बच्चा है, उसने लर्निंग करनी मतलब चोरी करनी सीख ली, क्या उसने लर्निंग की है? हाँ बिल्कुल लर्निंग की है। गलत, वो लर्निंग जो है उसकी गलत दिशा में चली गई है। और नेचर मतलब चेंज हो जाना, नेचर चेंज हो जाना यानी कि मैंने कोई नशीली चीज़ खा ली और थोड़े टाइम के लिए क्या हो गया,
माइंड अपसेट हो गया और सबसे गलत गंदे तरीके से बात की जा रही है, तो क्या वो व्यवहार में परिवर्तन है? क्या वो लर्निंग है? नहीं है। ठीक है, अब ध्यान रखना कि परिवर्तन जो है, स्थायी परिवर्तन तो मैंने बता ही दिए किस किस बेस पे होते हैं। अस्थायी परिवर्तन किस किस बेस पे हो सकते हैं? अस्थायी परिवर्तन किस किस बेस पे हो सकते हैं? अब देखो किस किस बेस पे हो सकते हैं अस्थायी परिवर्तन। सबसे पहले बीमारी, बीमारी के बेस पे हो सकते हैं, बीमार हो जाएगा। थकान, अगर मादक पदार्थ यूज कर रहा है, ठीक है, मादक पदार्थ प्रयोग में लाए जा रहे हैं तो अस्थायी परिवर्तन होता है। संवेग, संवेगों के कारण भी अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, और अगर कोई मूल प्रवृत्ति है उसके कारण भी जो परिवर्तन होगा वो अस्थायी परिवर्तन होगा। मैच्योरेशन, मैच्योरेशन क्या होता है? परिपक्वता, परिपक्वता के बेस पे, ठीक है, परिपक्वता, परिपक्वता के बेस पे अगर कोई परिवर्तन हो रहा है। परिपक्वता क्या होती है? मैच्योरेशन, यानी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके बेस पे कोई परिवर्तन होगा तो वो थोड़े टाइम के लिए होता है, ठीक है, परमानेंट नहीं होता है। तो उस चेंजेस को भी हम क्या बोलेंगे कि वो अस्थायी परिवर्तन है। ध्यान रखना, स्थायी परिवर्तन किस किस से होगा? प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास। किसी चीज का हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं तब भी लर्निंग होती है। और लर्निंग में कौन सा परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। जिस चीज के लिए हम अभ्यास करते रहें तो वो स्थायी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रहेगी कि इन तीनों के अलावा ये जो चीजें हैं, ये जो परिवर्तन है वो अस्थायी तरीके से होते हैं। ठीक है, लर्निंग की डेफिनेशन हमें समझ आ गई। इसके अलावा अब लर्निंग की डेफिनेशन कई जनों ने दी है, वो आप अपने ध्यान से कर लेना। उसमें से कुछ बता भी देती हूँ मैं। अब जैसे वुडवर्थ ने जो लर्निंग की परिभाषा दी है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन। जैसे आप कोई भी, जब हम याद करते हैं ना कोई भी परिभाषाएं, तब हम परिभाषाओं को कैसे याद करेंगे? आप 2 वर्ड 3 वर्ड से रिलेटेड कर लिया करो उस पर्सन को। अब वुडवर्थ है, वुडवर्थ ने क्या कहा लर्निंग के बारे में? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं। ठीक है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही लर्निंग है। ठीक है, ये किसने बोला था? वुडवर्थ ने बोला था। गेट्स ने क्या बोला? अनुभव और प्रशिक्षण। ठीक है, अनुभव और प्रशिक्षण, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। किसके अकॉर्डिंग? गेट्स के अकॉर्डिंग। तो ये दो तीन परिभाषाएं सब में ध्यान रख लेना, याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें एचटेट में क्या होता है, डेफिनेशंस भी आ जाती हैं, तो डेफिनेशंस भी हमें कर लेनी चाहिए। उसके बाद मैं करवा रही हूँ आपको सीखने के प्रकार। ठीक है, किस किस तरह से हम सीख सकते हैं, काइंड्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, क्या बात आ जाती है? काइंड्स ऑफ लर्निंग। अब काइंड्स जो हैं लर्निंग की, काइंड्स ऑफ लर्निंग, सीखने के जो हैं प्रकार। अब सीखने के प्रकार बहुत तरीके से होते हैं, बट एक ऊसुबेल जो है इम्पोर्टेंट है। ऊसुबेल ने 4 तरह की लर्निंग बताई है। ठीक है, किसने बताई है? ऊसुबेल ने। कितने तरह की? 4 तरह की। सबसे पहले अभिग्रहण सीखना, अभिग्रहण सीखना। कैसा सीखना? अभिग्रहण सीखना, यानी कि हम रिसेप्शन, जिसको बोलते हैं रिसेप्शन लर्निंग। ठीक है, रिसेप्शन लर्निंग।
अब अभिग्रहण सीखना में क्या होता है कि यानी कि जो हमारे पास एक सामग्री है, सामग्री को हम आत्मसात मतलब कि एज इट इज हमें लर्न हो गई, ठीक है, एज इट इज हमने लर्न कर ली, यानी कि पढ़ाई जाने वाली जो सामग्री है हमारे सामने है, जैसे हम नोट्स दे देते हैं, नोट्स मिल जाते हैं, तो नोट्स एज इट इज हमने लर्न कर लिए। अब कई तो कहते हैं कि अभिग्रहण सीखने का मतलब है रटकर सीखना, बट दैट इज रोंग, ठीक है। अभिग्रहण सीखने का मतलब ये नहीं है कि रटकर सीखना, इसका मतलब क्या है कि रटा भी जा सकता है और समझ से भी सीखा जा सकता है। मान लो आपके पास नोट्स आ गए हैं, ठीक है, मैंने आपको नोट्स दे दिए, अब कईयों को तो कोई चीज़ अच्छी लगती है, कईयों को नहीं अच्छी लगती है, तो नोट्स हमारे पास मान लो आ जाते हैं, तो कई तो बहुत समझ के उसको रीड करते हैं, तो इसका मतलब वो लर्न हो जाते हैं उनको, ठीक है, समझ के रीड करके उनको लर्न कर लिया। और कईयों का ऐसा होता है कि ठीक है बस उसमें से बहुत चीज़ें लर्न कर ली, समझ नहीं आई बट लर्न कर ली, तो रटा भी जा सकता है अभिग्रहण में, बट प्रॉपर ये नहीं कह सकते कि अभिग्रहण करके सीखने का मतलब है रटना, ठीक है। नेक्स्ट है अन्वेषण सीखना। सेकंड क्या है? अन्वेषण। अन्वेषण के नाम से ही समझ गए होंगे, अन्वेषण सीखना। अन्वेषण सीखना यानी कि हम कैसे सीख रहे हैं? डिस्कवर कर रहे हैं कोई चीज को। अन्वेषण मतलब कि डिस्कवर, डिस्कवर लर्निंग। अब डिस्कवर लर्निंग कैसे हो जाती है? जैसे मान लो फिलिंग्स द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये कई बार वो चीज़ें देता है, ऐसे क्वेश्चंस दे देता है, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। अब उसमें क्या करना है बच्चे ने? फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, तो वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग भरेगा कि इसमें क्या आना चाहिए। कई बार हम कह देते हैं एडजेक्टिव भर दो इसमें, ठीक है, तो वो अपनी समझ के यानी कि सारे एडजेक्टिव में से कोई भी एडजेक्टिव जो उसको वहाँ जच रहा है वो भरेगा। इसका मतलब क्या है? वो डिस्कवर कर रहा है, यानी कि कैसे करके सीख रहा है? अन्वेषण से सीख रहा है, ठीक है। कोई भी नया संप्रत्यय खोज सकता है, कोई पुराने संप्रत्यय कॉन्सेप्ट है उसके पास कोई पुराना, तो उसको वो नया मॉडिफाई कर सकता है, यानी कि डिस्कवर करना, किसी ना किसी चीज़ को डिस्कवर करना, ठीक है। नंबर 3 जो लर्निंग है वो आ जाती है रोट लर्निंग, यानी कि रट कर सीखना। यहाँ पे रट कर का मतलब रट कर ही है, रट कर सीखना। किसके अकॉर्डिंग है ये? ऊसुबेल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये रट कर सीखना कौन सी है? रोट लर्निंग। रोट लर्निंग, रोट लर्निंग का मतलब यहाँ पे रट कर सीखने का मतलब रट कर है, याद नहीं, उसको उसने कुछ नहीं समझा। रटकर सीखना मतलब कुछ समझ नहीं रहा है वो, बस दी हुई सामग्री को वो रटता जा रहा है बिना समझ के। एक बात रटने में एक बात आ जाती है कि बिना समझ के, ठीक है। और अभिग्रहण में समझ के साथ, अगर वो रट भी रहा है तो हो सकता है वो रट भी रहा हो, पर यहाँ पे समझ भी आ जाती है अभिग्रहण सीखना में, ठीक है। नेक्स्ट आती है मीनिंगफुल। मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण, ठीक है, अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना, अब ये सीखना कैसा है? मीनिंगफुल यानी कि हम क्या कोई भी जो सामग्री है उसका मीनिंग समझ के फिर उसको हम लर्न कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाता है उसमें कि हमने क्या कर दिया कि जो भी हमारे पास चीज़ थी उसको समझकर उसके मीनिंग के साथ उसको लर्न कर रहे हैं, ठीक है। ऊसुबेल ने 4 तरह की लर्निंग बताई है, अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना, रटकर सीखना और अर्थपूर्ण सीखना, ठीक है। ये तो थे हमारे पास ओनली उसके लर्निंग के काइंड्स। अब बात आ जाती है कि लर्निंग के काइंड्स और भी तो होते हैं। लर्निंग के काइंड्स यानी और भी किसी तरह की लर्निंग हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। कौन सी कहते हैं हम? फॉर्मल और अनफॉर्मल, ये आपको ध्यान होगा। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है, अनौपचारिक और औपचारिक। अब बात आ जाती है औपचारिक शिक्षा की। फॉर्मल, फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल को क्या बोलते हैं? औपचारिक।
छठा नहीं है, ये औपचारिक है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक का मतलब क्या है? औपचारिक का मतलब है कि किसी एक ढंग से, रीति से, यानी कि मान लो हमारे पास कक्षा, हम कक्षा में पढ़ रहे हैं तो वो औपचारिक शिक्षा हुई। ठीक है, जो चीज़ हम क्या करते हैं, जो एजुकेशन हम क्या कहाँ पे ले रहे हैं, टीचर्स से ले रहे हैं। ठीक है, एक निश्चित उसका पाठ्यक्रम होता है, निश्चित टीचर होते हैं, उसमें क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, औपचारिक किसके अंडर करते हैं? शिक्षकों के, टीचर्स के अंडर। औपचारिक के लिए तो टीचर्स होंगे। ठीक है, टीचर्स होते हैं, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, टेस्ट होता है, सब कुछ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? टीचर्स के द्वारा दी जाती है। कितने भागों में बांटी होती है फॉर्मल एजुकेशन को? फॉर्मल एजुकेशन को भी 2 भागों में बांटा होता है। कौन कौन सी? क्लासरूम और फील्ड। ठीक है, इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है, क्लासरूम WM और फील्ड। ठीक है, WO है, क्लासरूम और फील्ड। अब क्लासरूम में भी, जो क्लासरूम में दी जाती है वो शिक्षा फॉर्मल हुई, और फील्ड में यानी कि होते तो टीचर हैं वहाँ पे, बट वो फील्ड में एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, जैसे मान लो कि को करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, तो को करिकुलम एक्टिविटीज़ का ये मतलब नहीं है कि हम कहीं पे भी खेलते रहे, टीचर्स उस पर भी मतलब देख रेख करते हैं, तो को करिकुलम एक्टिविटीज़ फील्ड में आ जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है? फॉर्मल एजुकेशन। ये कौन सी है? फॉर्मल एजुकेशन। सेकेंड आती है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक यानी कि जो एजुकेशन औपचारिक नहीं होती है, जो एजुकेशन औपचारिक यानी कि एक टीचर्स के अंडर नहीं होती है। यहाँ मतलब हमें नहीं पता चलता कि हम वो शिक्षा ले रहे हैं, बट ऐसा अगर हम मान लो अपनी गली में भी निकलते हैं तब भी हम कुछ ना कुछ तो लर्न कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो लर्निंग हमारी हो जाती है। मान लो एक हम टैक्सी में बैठे हैं, एक कार में बैठे हैं, आगे बैठे हैं और चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है और हमने बेल्ट नहीं डाली होती है। ठीक है, उस टाइम मान लो कि चोट ज़्यादा नहीं लगती है, पर नेक्स्ट टाइम के लिए हम सीख जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम चलेंगे गाड़ी पे तो हमें सीट बेल्ट पहननी चाहिए। तो वो क्या हुआ? वो लर्निंग ही तो हुई। ठीक है, लर्निंग ही तो हुई, हम राह चलते कहीं पे भी लर्निंग कर सकते हैं। तो अनौपचारिक जो शिक्षा होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन, किस किस के द्वारा हो सकती है? एजुकेशन गिवन बाय पेरेंट्स। ठीक है, ये एजुकेशन किसके द्वारा दी जाती है? पेरेंट्स के द्वारा। एजुकेशन गिवन बाय पेरेंट्स दे सकते हैं। गिवन बाय नेबर्स, ठीक है, नेबर्स दे सकते हैं। और कौन दे सकता है? गिवन बाय पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप क्या होता है? गिवन बाय पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप मतलब कि हमारे साथी। ठीक है, जो पीयर ग्रुप्स क्या होता है? हमारे साथी भी हमें एजुकेशन दे सकते हैं। हम राह चलते उनके साथ भी कुछ ना कुछ हम वहाँ से भी सीख जाते हैं। सबसे पहला कहाँ से सीखते हैं? अपने परिवार से सीखते हैं। जो शिक्षा हमें मिलती है, सबसे पहली शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है? हमारे परिवार से मिलती है। फिर उसके बाद नेबर हमें शिक्षा देने शुरू कर देते हैं। शिक्षा देनी ऐसे नहीं है कि वो हाथ में लठ लेके और हमें शिक्षा देनी शुरू कर देते हैं, मतलब हम पड़ोस में जाना शुरू कर देते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। तो थर्ड एजुकेशन हम कहाँ से ले लेते हैं? पीयर्स से भी ले लेते हैं, और भी बहुत टाइप से हम एजुकेशन ले सकते हैं चलते हुए। ठीक है, 2 तरह की हो गई, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो हम एक क्लासरूम में लेते हैं। अब जरूरी नहीं है कि क्लासरूम पेड़ के नीचे बैठे टीचर पढ़ा रहा है तब भी वो फॉर्मल ही हुई। ठीक है, यानी कि टीचर हमारे ऊपर पढ़ा रहा है तो इसका मतलब वो फॉर्मल हुई। और वो भी कैसे? क्लासरूम में भी हो सकती है, फील्ड एजुकेशन भी हो सकती है। और इनफॉर्मल पेरेंट्स, नेबर्स, पीयर ग्रुप, ठीक है,
एनवायरनमेंट से, तो वो सारी जो चीज़ आएगी वो किस में आ जाएगी, इनफॉर्मल एजुकेशन में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि इसके जो हैं मेथड्स कौन कौन से हैं, लर्निंग के मेथड्स कौन कौन से हैं। मेथड्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, मेथड्स भी किस किस विधियों द्वारा, या लर्निंग ऑफ इफेक्टिव मेथड्स कह सकते हैं कि इफेक्टिव मेथड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब लर्निंग के इफेक्टिव मेथड कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो मेथड है अविराम और विराम विधि। ठीक है, अविराम और विराम। ठीक है, अविराम और विराम विधि, जिसको कहते हैं मास्ड मेथड और डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड, मास्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड। अब इसमें क्या होता है मास्ड और डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड में, कि हम मान लो कई बार ऐसा होता है ना कि हम सुबह से लेकर शाम तक, मतलब कि हम कह देते हैं कि सीटिंग कितनी है तुम्हारी बैठ के पढ़ने की, तो कई तो ऐसे होते हैं जिनकी 12-12 घंटे की सीटिंग होती है, 12-12 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं, 10 घंटे या 5 घंटे। तो कई ऐसे होते हैं मेरे जैसे भी कि जो 1 घंटे में ही ऐसे हो जाता है कि बस बहुत पढ़ लिया, 5 मिनट का ब्रेक चाहिए। 1 घंटा पढ़ लिया, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर पढ़ लिया, फिर 5 मिनट का ब्रेक, तो वो विराम विधि होगी। अविराम विधि, यहाँ पे आराम की जरूरत ही नहीं है, कंटिन्यूसली पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया कि वहाँ पे हमने थोड़ा सा पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा, थोड़ा सा 2 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर पढ़ा, फिर ब्रेक ले लिया, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड। ठीक है, तो ये इफेक्टिव होता है। सेकेंड होती है पूर्ण विधि और अंश विधि। पूर्ण व अंश विधि, पूर्ण और अंश, पूर्ण और अंश को क्या बोल सकते हैं, होल और पार्ट। ठीक है, अब होल और पार्ट में क्या फर्क है, क्या मेथड, कौन सा मेथड होता है। होल एक तो होता है कि हम पूरी चीज को कवर करते हैं, यानी कि जैसे गेस्टाल्टवादी होते हैं, वो क्या कहते हैं कि पहले पूर्ण को पढ़ लो, पूरी सामग्री को पढ़ लो, पूरी सामग्री को पढ़ने के बाद फिर उसको लर्न करना है। ठीक है, और कुछ होते हैं अंश मेथड पे विश्वास रखते हैं हम, जैसे हम कहते हैं कि एक थोड़ा सा अंश पढ़ लो, उसको समझ लो, फिर उसको लर्न कर लो, फिर अगला पार्ट पढ़ लो और उसको समझ के फिर उसको लर्न कर लो, तो वो अंश विधि होती है। तो कई क्या कहते हैं कि पहले पूर्ण पे जाओ। ठीक है, पूर्ण पे जाओ, सब पूरा मैटर पता होना चाहिए कि क्या है, और उसके बाद उसको लर्न करना शुरू करो। और कोई कहते हैं कि पार्ट्स में ही डिवाइड कर लो, ये पार्ट, उसको समझते जाओ, उसको पढ़ते जाओ। ठीक है, ये क्या होता है, कौन सा मेथड था, पूर्ण विधि और अंश विधि। नेक्स्ट है हमारे पास साभिप्राय सीखना और प्रासंगिक सीखना। ठीक है, थर्ड मेथड क्या है, साभिप्राय यानी कि अभिप्राय के साथ, साभिप्राय सीखना और प्रासंगिक सीखना। ठीक है, यानी कि प्रासंगिक और इंटेंशनल और इंसिडेंटल। ठीक है, इंटेंशनल और इंसिडेंटल लर्निंग। इंटेंशनल और इंसिडेंटल, साभिप्राय यानी कि हमारा गोल हमारे सामने होता है, इसके लिए हम, अब जैसे मान लो पेपर है तो गोल हमारा सामने है कि पेपर में पास होना है तो साइको पढ़नी पड़ेगी, तो वो अभिप्राय हमारे सामने है और उस अभिप्राय को लेकर हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं।
ठीक है भाई, हमने पेपर क्लियर करना है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, हमारा अभिप्राय सामने है फिर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि गोल सामने है फिर हम पढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ होती है प्रासंगिक सीखना। प्रासंगिक सीखना मतलब कि इंसिडेंटल, जैसे अभी मैंने बताया कि हम कहीं जा रहे हैं, मान लो एकदम से चोट लग गई है भाई, मैंने कुछ नहीं, सीट बेल्ट नहीं या हेलमेट नहीं पहन रखा था तो चोट लग गई, तो वो इंसिडेंटल सीखना हो गया कि हाँ अब नेक्स्ट ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए कि भी मैंने हेलमेट ना डाला हो, तो वो ये क्या है, प्रासंगिक सीखना। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट है मेथड जो है वो है हमारे पास 3 ही है। ठीक है, लास्ट मतलब कि ये 3 तो हैं, यहाँ 3 तक तो है मेन, उसके बाद भी है हमारे पास कि कैसे कैसे सीख सकते हैं। तो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन भी आ जाता है। ठीक है, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके। बहुत तरह की और लर्निंग हो सकती है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटेशन, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन मेथड। ठीक है, बहुत तरह की हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग सीख सकते हैं। डिस्कशन, तब भी तो डिस्कशन मेथड से भी तो हम लर्निंग सीख सकते हैं, बट ये जो 3 हैं वो ध्यान रखनी है। उसके बाद भी हमारे पास लर्निंग हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत हैं। वैसे तो इसमें एक और इसके सोपान भी आ जाते हैं, चलो पहले सोपान बता देती हूँ। चलो आज के लिए बस इतना ही, सोपान इसके स्टेप्स जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।